जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच प्रश्न पत्र सेकंड जो है आपका गद्य साहित्य, उसके तहत आपने देखा है कि एक दुनिया समानांतर की, जो कि राजेंद्र यादव के द्वारा जो भी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार है उन सभी को संकलित किया गया है। करीबन 20 कहानी है उसमें, और उसी कहानी में से आज आपको खोई हुई दिशाएं कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। देखिए, खोई हुई कहानी, जो खोई हुई दिशाएं हैं, जो कि कहानी है कमलेश्वर जी की। इसको कहा जाता है कि एक दुनिया समानांतर में जितनी भी कहानियां, उन कहानियों में ये कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। इसका ये मतलब है कि जब आप एक दुनिया समानांतर कहानी पढ़ रहे हो, तो सबसे अच्छी बात है कि हो सकता है इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको समझ में ही ना आए कि कहानी किस दिशा में जा रही, कहानी कहना क्या चाहती है। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक शायद आदत रही है प्रेमचंद की कहानी, जिन कहानी के अंत में आपको कोई ना कोई घटना के माध्यम से एक अंत दिखाया जाता था। लेकिन जो आज की कहानी है, यानी आप मान के चलो कि उत्तर प्रेमचंद, प्रेमचंदोत्तर आप बात करो, जब कहानी का समय आता, चाहे वो 36 से 55 का दौर हो, जब प्रगतिवादी या विश्लेषणवादी कहानी का दौर आए, या उसके बाद 55 के बाद के 60 के दशक की बात हो, या उसके बाद की युवा कहानी, नई कहानी का दौर हो, वो कहानी पहले वाली कहानी से बहुत भिन्न प्रकृति का है। भिन्न प्रकृति का कि मतलब कहानी का अंत आपको पता नहीं चलेगा, किसी पे प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ देगा, या आपकी अनुभूतियों को जगाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक और जिंदगी, जिंदगी आपने और भी देखा कि जिंदगी और जोग जैसी कोई कहानी हो गई, या आपने बादलों के घेरे कहानी पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहानी अंत में कहना क्या चाहता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं कि हर एक कहानी में आपको, जितनी भी एक दुनिया समानांतर के तहत कहानी है, उसमें कोई ना कोई संदेश साफ साफ अस्पष्ट हो, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। कहानी पढ़ते वक्त ही आपको ये चीज पता चलेगा कि जो चीजें हमारे जीवन में घटित होती है एक दुनिया समानांतर की कहानी में, कुछ ऐसी ही चीजें, इसको कहानी को आप अपने से खुद से कोरिलेट कर सकते हो। कैसे? जैसे आप खोई हुई दिशाएं पढ़ोगे, तो आप अपने को लो कि इस पूरे भीड़ बड़े इलाकों में अगर आप कहीं भी रहते हो, तो आप वहां पे किस प्रकार खोए हुए हो। आज की जनमानस की भी समस्या कुछ इसी प्रकार है कि वो जहां भी है, वो अपनी पहचान को लेके तरस रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की जो पीढ़ी है, उसकी सबसे बड़ी समस्या संत्रास्ता अवस्था की यही है कि भीड़ में उसकी पहचान का संकट है। तो उसके पास लाखों लोग सामने, आजू बाजू आप देखेंगे कितने लोग खड़े हैं, पर उसमें भी वो अपने को पहचान नहीं पा रहा है, या कह सकते कि दूसरा उसको जान नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, जो कि अवसाद ग्रस्तता तक की स्थिति को लेके जाता है। तो ये जो कहानियां हैं, कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणवादी विचारधाराओं से प्रभावित कहानियां हैं। कमलेश्वर जी जैसे इसमें बात करते हैं कि अस्तित्ववाद, हमारे रहने या न रहने का कोई मतलब है, क्योंकि हम जा रहे हैं। हमारी पहचान की सबसे बड़ी संकट तो ये है कि भीड़ में अकेला कहाँ हूं मैं, कहीं पे मैं खुद दिखता हूँ, सबसे बड़ी संकट मेरी और है। वो अंततः कहानी में ये कहता है कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए, परिचय की एक मांग है। तो ठीक है, कहानी यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको कहानी को मतलब ये है कि पूरा सुनते बोरियत नहीं होना, कहानी को समझना है, क्योंकि जब भी आंसर करेंगे तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ज्यादातर कहानियां आप देख रहे हैं, या जिससे भी मेंस में क्वेश्चन रिलेटेड इनसे आते हैं, वो नई कहानी के दौर से ज्यादा आता है। तो अच्छी बात ये होगी कि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो मेंशन कर पाएंगे, और साथ ही साथ बता पाएंगे कि कहानी कहना क्या चाह रही थी, किस दिशा में ले जा रही थी, कौन सी बात जो आपको बहुत बिल्कुल स्पर्श करके निकल गई हो, ये सारी चीजें। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि सड़क के मोड़ पर, बताते हैं कि सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंद्र खड़ा था। देखिए, कहानी में पात्र भी बहुत सीमित है, उपन्यास तो है नहीं, कहानी है, इसलिए आपको पात्र जो देखेंगे बहुत ही सीमित पात्र देखेंगे। रेलिंग के सहारे ये कौन है? चंद्र। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहानी एक जैसे शाम, संध्या से लेके रात तक की कहानी इतने में ही है। यानी जब हम कहानी के 6 तत्वों में देखते हैं, तो कहानी की दृश्य एक आता है आपका देश या वातावरण या काल या परिस्थिति। उसमें आप देखेंगे कि परिस्थिति कितनी है, मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 12 घंटा भी अच्छे से नहीं बीत रहा, उतने में ही एक जिंदगी के बारे में ये बता दिया गया कि वो बैठे बैठे इंसान क्या सोच रहा है। कमलेश्वर ने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि लेखन शैली के माध्यम से इस चीज को बहुत अच्छे से उकेरा है। वो कहते हैं कि सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंद्र, कोई व्यक्ति है, वो खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। देखिए, दाएं बाएं उसके आदमियों का सैलाब है। शाम हो रही है और कनॉट प्लेस है, दिल्ली का हाल है, कनॉट प्लेस।
उसकी बत्तियां जगमगाने लगी थी, थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे, कहीं दूर आ गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में उसके भर आई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। एक व्यक्ति की कल्पना करके बताई जा रही है कि एक व्यक्ति है जो कि कनॉट प्लेस पे उधर खड़ा है, सब कुछ चारों तरफ उसको बत्तियां दिख रही हैं, जैसे शहर में आपको सब कुछ चकाचौंध दिखता है लेकिन आप खुद नहीं रहते हो। उसको थकान हो रही है और थकान होने के बाद पूरा दिन उसको लगता है कि बर्बाद हो गया है। वो पूरे दिन बर्बाद उसका कैसे हो गया, वो खड़ा होके बस यही सोच रहा था कि घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा है। आती जाती एक सी मतलब वो आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी उबने लगता था। वो कह रहा था कि वहां पे बैठे बैठे वो बस क्या कर रहा है, माइन्यूटली देख रहा है कि लोग आ जा रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं किसी का है। उसको पता भी नहीं लग रहा कि भूख पता नहीं लगी या नहीं। वह दिमाग पर जोर डालता है कि सवेरे 8 बजे घर से निकला था, एक प्याली कॉफी के अलावा तो कुछ पेट में गया भी नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है जहां चीलें उड़ रही हैं और मोजे के शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रहा है। उनकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। पीछे वाली दुकानों के बाहर ये पूरा परिदृश्य वहां का वातावरण दिखाया गया कि ये जो चंदर है आसपास का पूरा वो दिख रहा है। पीछे वाली दुकानों के बाहर मतलब कि विज्ञापन दिख रहे हैं। रेगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जू जू करती आके एक क्षण आती हैं, निकलती हैं, ठिठकती हैं। और उसको इन सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि वो अपना खुद का शहर याद करना है। यानी वो शहर में खड़ा है। एक तो ये हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति गांव से जाता हो और अगर जैसे ही वो शहर में हो तो शहर की चकाचौंध उसको बहुत आकर्षित करती है। परंतु ये जो चंदर कनाट प्लेस में खड़े खड़े इन सारी चीजों को देख रहा है, उसके सामने सब कुछ है, फिर भी वहां पे खड़े खड़े उसको क्या आ रहा है, अपना गाँव याद आ रहा है, अपना शहर याद आ रहा है। जहाँ 3 साल पहले वो बताया जा रहा है कि जहां से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता था तो उसकी नजरों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। अब देखिए ये वाकया वो खुद याद करा कि आज से 3 साल पहले की स्थिति ये थी जहां पे वो रहता था। आज वहां से जब वो दिल्ली आ गया है, पहले वो कहाँ रहता था अभी पता चलेगा। अभी वो दिल्ली आके जब आ गया है दिल्ली में, और इस चकाचौंध भरी दुनिया में उसको कोई पहचानने वाला नहीं है। आज वो खड़ा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। परंतु जब 3 साल पूर्व आप फ्लैशबैक में उसके जाके देखो उसके जीवन में, तो कहता कि ऐसा कोई भी मोमेंट में देखो कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था कि नजरों से ओझल होते समय ऐसा लगता नहीं था कि उसकी जान पहचान का कोई नहीं है। कुछ ना कुछ अपनत्व का एहसास उसको उस वक्त हो जाया करता था। और ये तो राजधानी है जहां सब अपना अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है। देखिए ये जो सेंटेंस बोला है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपनी राजधानी है। अपनी राजधानी होने के बाद सब कुछ हम कहेंगे कि हमारा भारत हमारी राजधानी है, अपना देश, सब कुछ अपना। पर कह रहा है कि सब कुछ अपने होते हुए भी अपने देश का नहीं लगता। तमाम सड़कें हैं जिन पर वो जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंच आती। उन सड़कों के किनारे घर है, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वो जा नहीं सकता। उन घरों के यहाँ तक कि बाहर वो ठहर भी नहीं सकता। इन क्योंकि कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी होती है। हर घर पे कुत्ते लगाए गए होते हैं। ये मतलब आप देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में कि आप सावधानी से प्रवेश करिए। इवन आपको नहीं पहचानते तो एंट्री नहीं मिलेगी। पर गांव में ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। गांव में अगर आपके पास नहीं भी है तो दो चार लोग के आगे तो आपको कुछ ना कुछ। शहर और गांव की जो खाई है यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रही है। घर पर वो कह रहा है कि घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वो पहुंच कर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा। अब वो बता रहे हैं कि घर पर तो निर्मला इंतजार कर रही होगी, वहां पहुंच कर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा की झोंकी की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और ना ही बाहों में लेकर प्यार ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मील से लौटे नहीं होंगे और मिसेज गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेज गुप्ता से इधर उधर की दो चार बातें करेगा, तब बीवी खाना खाने की बात कहेंगी और खाने की बात सुनकर मिसेज गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगे। ये देखिए स्थिति बता रहे हैं कि कितनी फॉर्मेलिटी होती है ना। जब आप शहर में होते हैं तो बता रहे हैं कि कैसी स्थिति होगी। मतलब हम घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद भी क्या स्थिति होगी वो खुद ही कल्पना कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कल्पना कर करके ही घर ही नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं कि जब अभी घर जाऊंगा, घर जाने पे जहाँ पे वो रेंट लेके रहते होंगे वहां पे मिसेज गुप्ता करके होंगी,
है ना। और मिसेस गुप्ता जो होंगी वो घर में पहले से ही बैठी रही होंगी 4 लेडीज को लेके, और वो बात कर रहे होंगे। घर में जो उनकी खुद की बीवी होगी, है ना, घर में जगह कम होगा, ये खाना बना रही होंगी और खाना बना रही होंगी, और मैं जब एंट्री भी करूंगा तो मुझे बहुत अदब के साथ करना पड़ेगा भाई। शहर में रहते हुए थोड़ा ढंग से अदब करना पड़ेगा। वो गाँव की तरह नहीं कि हाथ फैलाए और एकदम बढ़िया चारपाई लगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, एकदम खुले स्वच्छंद हवा, स्वच्छंद जीवन, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कितने छोटे कमरों में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ये पूरा बताया जा रहा है कि देखो आज से 3 साल पहले की क्या स्थिति थी, आज मैं शहर में जब आ गया हूँ, भले ही कहने को ये चकाचौंध है, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ की स्थिति कितनी खस्ता हाल जैसी है। इसके बाद फिर से बताते हैं कि फिर क्या क्या होगा। पर्दा खिसकाना पड़ेगा, किसी बहाने खुरानी की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा, घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा, और तब पानी का एक गिलास मांगने का बहाना, वहां पत्नी को बुलाएंगे, और तब फिर आगे जो होगा होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले उसका मन झुंझला उठा। बोला कि इतना ज्यादा करना पड़ेगा, वो पहले से खींच रहा है। कनॉट प्लेस में बैठे बैठे व्यक्ति ये सोच रहा है कि घर जाने के बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें होती है, मतलब पूरी तरीके से मैं तो ऊब चुका हूँ। आधी रात तक ये वहां से बैठे रहे, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जब वहां पे मतलब बैठा हूँ और इस तरीके से जब मैं सोच रहा हूँ, तो कह रहा है कि लेकिन मैं इतना करते करते मैं बहुत थक गया हूँ, सोचते सोचते। बहुत प्रक्रिया लंबी है, मन बहुत झुझला देती है, मजबूर हो जाएंगे। और इस तरीके से कह रहा है कि अरे भाई, खाने में कितनी देर है पूछना पड़ेगा, सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहाँ छिप चुकी है। अजीब सा बेगानापन लगता है। बेकरी वालों के यहाँ भराई आवाज में रेडियो गा रहा होगा, गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज जीने पर सुनाई पड़ेगी, गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसी में से कोई बिन पहचाना आदमी किसी और के घर चला जाएगा। मोटरों की मरम्मत करने वाले गैरेज के मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतजार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है। मतलब विश्वास की कमी भी है ना। कहानी को आपको सिर्फ कहानी के रूप में नहीं लेना है। ये देखिए, विश्वास की कमी भी। अब बताइए कि आप ना गांव में हो, उस तरीके से क्या लॉक लगा के इतना जाओगे? लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे रहना होगा ना, बहुत बंदोबस्त से जाना होगा। और फिर बता रहे कि सामने रहने वाली बिशन कपूर के आने की आहट मिलेगी। पिछले 2 साल से उसने सिर्फ उसके नाम की प्लेट देखी है। बिशन कपूर जर्नलिस्ट हैं। अब बताइए, पिछले 2 साल से एक ही साथ वहीं पे पास में रह रहा हो, तो आपने 2 साल से सिर्फ नेम प्लेट देखा है। इसका मतलब यहाँ पे रह कर भी आप कितने अनजान हो, आप इससे कल्पना कर सकते हो। पिछले 2 साल से वो मेरे सामने ही रह लगा है, लेकिन बिशन कूपर, जो बिशन कपूर है, जर्नलिस्ट है, और उसकी शक्ल के बारे में सिर्फ ये जानता हूँ कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तीलियां और राख बिखरी हुई होती है, तो बिशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। बताइए, एक व्यक्ति आता है, चला जाता है, और सामने वाले ये नहीं जान पाता, बस उसके घर के सामने का कूड़ा देख के ये लगाता है कि हाँ, ये व्यक्ति आया था और गया था। इतना अंतराल है वहां पे। सोचते सोचते उसे लगा कि मोजे की बदबू और भी तेज होती जा रही है और रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। और इस तरीके से वो उठकर चल दिया। अंग्रेजी दैनिक में पहले फोन करना, फिर समय तय करके मिलना, रेडियो में एक चक्कर लगाना, पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना, और घर एक मनी ऑर्डर भेजना। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले, और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी तो कोई 10 मिनट में तय नहीं हो सकती, और रिजर्व बैंक से काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ तो है नहीं। अब देखिए, याद आ रहा है ना कि ये इलाहाबाद वाला अमरनाथ तो है नहीं, है ना। जब आपके जान पहचान वाले होते तो कितने आराम से काम हो जाता है, पर ये दिल्ली है भाई, दिल्ली है। और यहाँ पे एक तो आपकी पहचान की संकट है, कहने को भले आपका देश है, भले आपको राजधानी है, आपकी राजधानी, लेकिन आपको पहचाने वाला तो होना चाहिए ना, वो कोई नहीं है। एक क्षण की जान पहचान के सिलसिला के बारे में उसने सोचा। उसको मतलब ये चीज थोड़ा सा सोच सोच के बहुत अजीब सा लग रहा था। हुआ क्या, डाक खाने पर व्यापारियों की चपरासियों की भीड़ होगी, जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक कागज पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मिजान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से भी कोई उसे पहचानता नहीं होगा। एक क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ पेन होगा, जो कोई ना कोई 2 हरूफ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना खत पढ़ते हुए बाएं हाथ से उसे कलम लौटा देगा। वो सोच रहा है कि भाई, अगर मैंने किसी से बात की, पहचान भी बढ़ाना चाहिए, तो बस मान लो मैं कुछ भी मनी ऑर्डर वगैरह कर रहा हूँ, तो बस मैं सामने वाले से कह सकता हूँ कि मुझे पेन दे दो, और पेन दिया उसने। फिर मैंने उसको रिटर्न किया, थैंक यू बोला, बस बस काम खत्म। इससे ज्यादा यहाँ पे कोई पहचान नहीं होना है। कनॉट प्लेस में खुले हुए लान है, तनहा पेड़ है, और उन दूर दूर खड़े तनहा। अब देखिए, कनॉट प्लेस के पेड़ जो है ना, वो भी तनहा है। अब भाई साहब, ये चंद्र साहब खड़े खड़े भले उनको लग रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि मैं तनहा हूं, तो ये पेड़ भी जो कनॉट प्लेस के मतलब
सुंदर दिखने के लिए सिर्फ खड़े हैं, ये सब खुद भी तनहा खड़े हैं, इसी तरीके से खड़े हैं। नगर निगम के बेंच हैं जिन पर थके हुए लोग बैठे हैं और लॉन में एक आध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती है, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है। कितनी अजीब बात है। मतलब कह रहे हैं कि बच्चे तो पहचाने लगते हैं, लेकिन उनकी मम्मी जो गोल मटोल है सभी, उनकी मम्मियों की अजनबी चेहरे, गोलगप्पे खाती उनकी मम्मी बड़ी अजनबी लगती हैं, क्योंकि उनकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। मतलब बता रहे कि देखो, जो गांव में था, जो ये वाला प्रेम था ना, वो जो गोलगप्पे खाती हुई इनकी मम्मियां, उनमें वो प्रेम नहीं है। जो अपने यहाँ पे जबरदस्ती खिलाने में प्रेम होता था, वो नहीं दिखता। बहुत ही अपनत्व नहीं दिखता इन लोगों में। और कह रही हैं कि उनके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। मातृत्व का, माता का जो सौंदर्य है, वो दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पीटी हुई ललकार है, जिसे ना तो नकारा जा सकता और ना ही स्वीकार किया जा सकता। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। लॉन पर कुछ क्षण बैठने का मन हुआ, पर उसे लगा कि वहां भी कोई ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तन्हा खड़े जो पेड़ थे, पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरों में अजीब सा खालीपन लग रहा था। तनाही, मतलब बता रहे हैं कि तनाही ही सही, पर उसमें अपनापन तो हो। मतलब कह रहे हैं कि अकेलापन भी हो, अकेलापन में भी तो कम से कम अपनत्व तो लगना चाहिए। यहाँ तो मैं तो उससे भी बुरे हालत में हूँ। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से आता है। मतलब अगर शांति से खड़े हो आप कनॉट प्लेस में, फिर भी खड़े नहीं हो, आने जाने को 10 लोग आपको मतलब कि आके डिस्टर्ब करते जाएंगे, आप वहां भी अकेले उस तरीके से नहीं हो। फिर करें, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी आ रहा है, जा रहा है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज और चने की खाली जो पुड़िया उलझी हुई हैं, सब घर बेघर टाइप में लगता है। डायरी पर उसकी नजर जम जाती है और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता और लगता है कि इन 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरफ फैली तन्हाई, अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन और पछाड़ खाती लहरों का शोर भरा है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी होती है। कितनी बड़ी लाइन यहाँ पे बोली गई है कि खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो, रेगिस्तान की तरह तन्हाई फैली हुई है। अजीब सी खामोशी और सूनापन है। खामोशी दिन पर दिन वो गहरी होती ही जा रही है। मोजी की शकल में कटा हुआ आसमान और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें, औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले यातीम बच्चों के हाथ में शाम की खबरों के अखबार। और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया है। आज उसे ये एहसास हो रहा है कि मैं खुद से नहीं मिल पाया हूँ। अपने से बातें करने का वक्त मुझे नहीं मिला, 3 साल ऐसे ही गुजर गए। ये भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हालचाल क्या, तुझे चाहिए क्या। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और उसने हर शुक्रवार को, यानी हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है। उसने कहा कि अब इस भीड़ भरे माहौल में अपनी जिंदगी के लिए कुछ समय निकालना, कुछ वक्त निकालना, और वक्त निकाल के इस तनाई भरी जिंदगी में अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद से मिलूंगा। क्यों खुद से मिलूंगा? क्योंकि आज मैं यहाँ पे सिर्फ, मुझे क्या लगता है कि मैं रेस में हूँ। एक रेस है ना, उसमें मैं दौड़ ही रहा हूँ। और उसने क्या किया, यह मुलाकात आज ही होनी चाहिए। घड़ी भर नजर आती है 7 बजा है, पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों ना टी हाउस में एक प्याला चाय पी ले जाए। न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता रह रहकर कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई देता है। वह उससे भी नहीं मिलना चाहता। बड़ा बुरा मर्ज है आनंद को। वह उस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो जिंदगी में गहरे ना उतर, मतलब वो बता रहा है कि सामने से एक दोस्त है, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हो, सामने से एक दोस्त है, दोस्त का नाम आनंद है, वो आ रहा है। अब एक मौका था कि आप जाके या तो आनंद से मिल लो, है ना, इतनी तन्हाई में खड़े हो, लेकिन नहीं। इसने कहा एक सामने से दोस्त आ रहा है, आनंद। वह आनंद से भी नहीं मिलना चाहता। क्यों? क्योंकि बड़ी, मतलब वो कह रहा है कि बड़ा बुरा मर्ज है आनंद को। वह उस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो जिंदगी में गहरे ना उतरे, पर उसके साथ कुछ देर रह सके और बात कर सके। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन, और वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है, और उसे लगता है कि वह बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ बैठकर वो किताबों से जिंदगियों के मरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था, और अब आज उसे क्या लगता है कि सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया जिनकी कथाएं अधपढ़े गाइडों की जबान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते। ये दीवाने खास है, जरा नक्काशी देखिए। यहाँ हीरे जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था, या जानाना
हमाम है और यह वह जगह है जहां से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देते थे। यह महल सर्दियों का या बरसात का और हवादार महलों का। इधर आइए संभल के। यह वो जगह है जहां फांसी दी जाती थी। चंद्र को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिता कर आया है, जिनकी जीवंत कथाओं को कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई और जनाने हमान में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहां चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटकी रही है, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता और आदमी झूल जाता है और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं और आनंद उनसे अलग नहीं है। चंद्र कतरा जाना चाहता था क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, बिल क्रीम लगाते हो क्या? लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी। अब देखिए एक दोस्त भी है, ये कह रहा है एक तो मैं कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, फिर भी मान के चलता हूँ एक दोस्त है आनंद जो कि उधर से आया। ये एक नंबर का किताबी कीड़ो टाइप में बात करता है और जितनी भी इसकी बातें सब बनावटीपन। और ऐसा होता भी है कि अगर कोई भी बहुत बनावटीपन बात करेगा तो आप उससे अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहेंगे। सेम थिंग चंद्र के साथ था, ये पहले से जान रहा कि ये एक नंबर का बनावटी इंसान है और इससे बात करूं तो क्या करूं। आज ये खुद सोच रहा है कि इतना दिन बीत गया और जो गाइड होते नहीं कि आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे गए घूमने और गाइड आपको गाइड करते रहते कि देखो ये है, कह रहे कि 25 ईयर मतलब जिंदगी की इसी प्रकार गाइड के साथ घूमते घूमते जिंदगी बिता दिया कि यही मुझे गाइड कर रहे हैं। और आज तो जैसे वो बता रहे हैं कि हाँ मतलब वहां पे कोई टूरिस्ट प्लेस ऐसा है कि वहां पे सिर्फ लाशें फेंकी गई हैं, ऐसा कह रहे आज जैसे वो फेंकी गई है, मैं भी कुछ रोड पे जिस तरीके से पड़ा हूँ आज उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और उसने कहा कि उसको भले ही आनंद सामने है लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। चंद्र कतरा जाना चाहता था क्योंकि आनंद आते ही किताबों तरीके बात करने लगता था। और तभी चंद्र के सामने मतलब चंद्र को सामने पाया। चंद्र को सामने पाकर आनंद रुक जाता है, बोलता है कि हेलो, यहाँ कैसे, क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? सुनकर उसे हंसी आ जाती है। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए वह पूछता है। आज तो यूं ही फंस गए, आओ एक प्याली कॉफी हो जाए, आनंद कहता है। फिर एक क्षण रुक कर वह दूसरी बात सुझाता है, या और कुछ? चंद्र इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस जिंदगी में? कहते हुए वो झूठ छूटी जैसे उसके मन में होता था कि जब भी वो बोलता बहुत बनावटीपन, झूठे ही हंसता है और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे है क्या? ये है दोस्त। इसीलिए चंद्र पहले से ही चालाक था, कतरा रहा था कि ये एक नंबर का दोस्त है जिसमें जिसके साथ आप 5 मिनट बिता सकते हो और किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं तो फिर एक ऐसा दोस्त है कि जिसके साथ आप टाइम नहीं बिता सकते। पूछा कि प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे? उसके कहने में कोई हिचक नहीं थी और उसे शर्म ही मतलब नहीं उसको शर्म आ रही थी, बड़ी सीधी सी बात थी कि पैसे कम थे। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतजाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, यही रुकना, चले मत जाना। और वह जाता है, फिर नहीं आता। एक बार ये गया और इनसे चंद्र से पूछा। चंद्र ने हाँ हूं नहीं भरा। उसको लगा आनंद को पैसे तो मिलने से नहीं, खिसक लिया। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस जाता और मेजों के चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेता और एक मेज पर जम जाता है। हेलो, कोई एक अनजाना चेहरा कहता है, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके। अब बता रहे हैं कि टी हाउस में मिलने तो 1000 लोग हैं लेकिन सब जितने लोग हंस रहे हैं, ये सब हंसी जो है सबकी खोखली है। 3 रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए और चौथा रास्ता बाथरूम है। बाथरूम के पॉट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी है। सारी स्थिति बता रहे हैं वहां की। गेलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें लगी हैं। अब बता रहे हैं वहां पे लोग लैविश स्टाइल लाइफ जो जीना होता है उनको कैसे, बहुत शोर शराबा है, सब कुछ है लेकिन सब बहुत खालीपन है, बट दिखावटीपन बहुत ज्यादा है। बता रहे हैं कि महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है। साथ वाला आदमी पानी की गिलास को देख रहा है। वेरा उसकी मेज पर जमान रख देता है। दोनों खाने में मशगूल हो जाते, कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खाकर दांत कुरेदने लगता है और महिला रुमाल को निकाल कर कुछ और कर रही है। अंत में बेहरा आकर पैसा लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है। मतलब ये सारी फॉर्मेलिटी बता रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्मेलिटी, बस में टिप देना है आपको, पार्टी करनी वो भी करनी है, मस्ती करनी वो भी करनी, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से एकांत वो ही चीज है ना कि जीवन में बहुत आस-पास में बहुत शोरगुल है लेकिन कोई वहाँ पे किसी का अपना नहीं है। ये चीज़ वहाँ की स्थिति को बता रहे हैं। हालाँकि जब 3 साल पहले ये बता रहे थे जो स्थिति इनकी थी जहाँ से आए थे इलाहाबाद से, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे इनको बिल्कुल अपने लगते थे, बिल्कुल आप किसी से भी मिलते आप उस तरीके से देखते थे।
यहाँ का सब हो गया, चंदर का मन और भारी हो गया। अकेलेपन का नागपाश और भी कस लेता उसको अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ। वह गहरी नजरों से देखता और सोचता था कि ये सब तो अजनबी हैं, उसको कोई अपना नहीं लगता था। अजनबी ही सही, पर इसने पहचाना तो। चलिए, इतनी बड़ी बात इनके लिए हो गई कि ठीक है, अभी तो मैं अजनबी ऐसे ही घूम रहा था। ठीक है, मान लीजिए सामने बैठा है तो अजनबी ही सही, पर पहचान लिया है तो पहचान की भी संकट है, कोई हेलो भी बोलने को तैयार नहीं है। चंद्र को अपनी ओर देखते हुए वह साधारण मतलब बता रहे हैं कि अपनी तरफ देखते हुए साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता और जैसे उसे कुछ याद नहीं आता, फिर अपने को संभाल कर उसने चंद्र से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में है ना? अब ये लो, अब इनको लगा धक्का कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में हम कब से हो गए? हम तो कनॉट प्लेस में शाम से सुबह यही बिता देने वाले हैं, हमको खुद का पता नहीं जिंदगी का। सामने वाला दोस्त इनसे पूछ रहा, भाई तुम कहाँ पे हो? कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करते हो? कहते हुए वो रुक गया। चंद्र का पूरा शरीर क्या हुआ, अंदर से झुंझुना उठा कि भाई मैं कब से कॉमर्स मिनिस्ट्री में हो गया। अब उनको लगा कि यार ये सामने वाला जो मुझको पहचाना था वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के चक्कर में पहचाना था, रियलिटी में नहीं पहचाना था कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, बात कर लूँ, थोड़ा बातचीत बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता, सीधे सीधे अनजान संबंध बना के और फिर तरीके से निकल गया। चंदर बाहर निकला, बस स्टॉप की ओर बढ़ता गया। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं जाकर खड़ा हो गया। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वो चुपचाप खड़ा है, नीचे पीले पत्ते पड़े जो उसके पैर से दबकर चुरमुराने लगते हैं। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे। उस राह पर बहुत साल पहले इंदिरा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके सामने, वह खंडहरों में अपनी जिंदगी खराब कर रहा था। और तब इंदिरा से ही उसने कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते? वही पहचानी हुई आवाज फिर उसकी। अब ये जाते हुए खंडहर मतलब वो रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते से गुजरने वक्त उसको एक चीज याद आ रही है कि बहुत समय पहले जैसे कॉलेज लाइफ हो ऐसा करके, तो उसने बोला भी था कि अभी तो दिल्ली में शिफ्ट हो गया, पहले इलाहाबाद था और करीबन 25 साल तो ऐसे ही गुजार दिए। बोल रहा है कि जब एक बार इसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो साथ में कोई इंदिरा लड़की थी और उसने इसको कहा था, किसको? चंद्र को उसने ये कहा था कि चंद्र तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज उसके फिर से कानों से टकराई कि तुम क्या नहीं कर सकते। कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या? समझ में नहीं आता कि जिंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी मेरे खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं कि मैं किस किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए तो उसने कहा था, ऐसी बात क्यों करते हो चंद्र, मैं तुम्हारे साथ हर हालत में सुखी रहूंगी। चंद्र ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कटीली बरौनियों और ये सारी चीजें बताएं। मतलब एक वाकया ये हो चुका था इंदिरा के साथ और इसने बोला था, भाई लाइफ में सक्सेस वक्सेस अपने का होना नहीं है और अभी से मैं तुमको ये कंफर्म कर देता हूँ कि अगर कहीं भी बसाना है, बसना है तो उधर हो जाओ। फिर दोनों के साथ क्या हुआ था, वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी, वहां पे बैठ गए। दोनों बेंच पे बैठे और चंद्र धीरे से मतलब इस तरीके से हुआ कि उन लोगों में बातचीत हुई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन अभी समय वो तरीके से नहीं रहा, अब समय बहुत ज्यादा बदल गया है। अभी क्या हुआ कि चंद्र को याद आया, यार बहुत दिन हो गया और इंदिरा से तो मैं मिला भी नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, उसने कहा, तब चंद्र ने कहा, भरोसा तो बहुत इंदिरा कि मतलब मैं खाना बदोशों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा, उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ, ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन आज जब समय बदल गया है तो एक दिन वो इंदिरा के घर आता है, घूम फिर के आता है और फिर उनके पास पहुंचता है, इंदिरा के पास उनको देखता है और पहुंचने के बाद जब इंदिरा से मतलब उस तरीके से बात करता है तो बड़ी खातिरदारी वगैरह के बारे में, भाई आ गया है घर पे तो ऐसा तो है नहीं कि पूछेगी नहीं। आता है और वहां पे मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान करता है कि चंदर को दूध से चिढ़ है और काफी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई, इनकी गला खराब हो जाएगी, कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी थी। अब देखिए, अब मतलब बहुत दिन बाद ये फिर से इंदिरा से मिलने आए हैं, कनॉट प्लेस में बैठे बैठे उग गए थे, इनको याद आया कि चलो मिल लेते हैं। जब मिलने आए तो इनको लगा कि जैसे इंदिरा पहले मुझको मानती थी, उसको सारी बातें मेरे को याद थी, आज भी याद होगी। वो उसके यहाँ आए उसके घर पे और इंदिरा की शादी हो चुकी है और उसको कुछ याद नहीं है। इनको लगा कि उसने पूछा चाय में कितना चम्मच चीनी डालना वाला है, तो इनको तो धक्का लग गया कि भाई चीनी डालने का पूछ रही है। चीनी तो इनको पहले से पता था। अब उसको याद आ रहा है कि यार पहले तो चंद्र को दूध से चिढ़ है, काफी ने धुआं पीने की तरह लगता है, ये सब कुछ तो याद था, आज तो कुछ याद ही नहीं है। खड़े खड़े चंद्र को लगा कि इन अनजानी और बिन जान पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती, अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा। उसका मन लगा कि यार अगर ऐसे मिलेंगे इंदिरा से
तो वो तो खुश हो जाएगी, उसको सब कुछ याद है, कम से कम एक तो है कोई पहचानता है। लेकिन नहीं, जब उसने इंदिरा से मिला और ये बातें हुई, जब उसको लगा कि यार वो तो पहचान ही नहीं रही है, तब तो इनको बहुत बड़ा वाला शौक लगा और चुपचाप ये आए और आने के बाद अपने घर पे चले आए। और आने के बाद इनके साथ क्या होता है, जब वो रूम में एंट्री करते हैं तो मतलब उनको पहचान का संकट इतना ज्यादा अंदर गहरा गया था कि जब वो अपने ही घर में यानी एंट्री करते हैं तो वही पहचान का संकट, मतलब वो देखते हैं अपनी पत्नी से पूछते हैं, निर्मला से, उनकी पत्नी निर्मला होती है जहां से वो कनॉट प्लेस से निकले होते हैं फिर वापस जब आते हैं, तो आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं एक काम करो, वो सो रही थी। तो वो उठ के बैठी, बोले कि निर्मला सुनो सुनो निर्मला जगो। वो उठ के बैठ गई कि क्या हो गया भाई, इनको क्या हो गया। उसने कहा देखो निर्मला निर्मला, वो बदहवासी में कहता। निर्मला चौंक कर उठती और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती और बिजली जलाकर वो निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज में पूछता, मुझे पहचानती हो कि नहीं, मुझे पहचानती हो निर्मला, मुझे पहचानती हो। निर्मला तो आंखें फाड़ कर देखती रहेगी। ये था उसकी सबसे बड़ी पहचान का संकट। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे बड़ी संकट यही थी कि कहानी का जो समस्या था सबसे, वो ज्यादा था कि पहचान की संकट। यानी वो कहानी की शुरुआत आप देखिए कहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत हुई है। कहानी की शुरुआत में आप देख रहे हो कि ये जो शुरुआत जो कहानी की हुई थी, ये हुआ था कि 3 साल पहले वो कहाँ रहता था, इलाहाबाद में रहता था। वहां पे जब रहता था इसको सब जानते थे। वहां से ये शिफ्ट हो गया कहाँ पे, दिल्ली में। अब दिल्ली में कनॉट प्लेस में खड़े होके कब से कब तक की बात की जा रही है, शाम से लेके आप मान लो रात तक की। उसको याद आता है कि यार यहाँ कोई नहीं मिलता, कोई नहीं समझता। फिलहाल उसको एक दोस्त मिलता है, दोस्त आनंद नाम का मिलता है, लेकिन वो भी एक नंबर का है, जेब में पैसा है तो ठीक है, और वैसे कोई विशेष मतलब नहीं। फिर इसको लगता है कि अच्छा, चंदर को लगता है, क्योंकि चंदर ये नायक है इनके, चंदर और इनकी चंदर की पत्नी एक निर्मला, तो आप देख रहे हैं कि वो है ही। बेचारी निर्मला घर पे है, इनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये अपनी ही पहचान में खोए हैं। इनको याद आ रहा है कि कॉलेज लाइफ में कोई इंदिरा नाम की लड़की थी, अब उनका प्रेम प्रसंग उधर था, और इसके बाद इनको लगा कि चलो यार इंदिरा से मिलते, वो तो मुझे पहचानती है। अब इनको लगा कि इंदिरा पहले ही जैसी होगी, जबकि इनको पता है कि मैंने उससे बोला था कि शादी विवाह करके बस जाना, तो वो इन्हीं के फेर में नहीं, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। जब उससे जाके पूछते हैं और पूछने के बाद पता चलता है कि उनको याद ही नहीं इंदिरा को अब की ये चाय पीते हैं कि चम्मच चीनी कितना लेते हैं, तब तो इनका दिमाग घूम गया। और जैसे ही इनका दिमाग घूमा फिर ये वापस में आए अपने घर पे और निर्मला से पूछे कि मुझे पहचान रही हो कि नहीं। यही सबसे बड़ी संकट थी। यानी जो एक दुनिया समानांतर की समस्याओं का हम उद्घाटन कर रहे थे कहानियों का, सबसे बड़ा संकट जो था पहचान का। खोई हुई दिशाएं क्या है, मतलब कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं कि हम कनॉट प्लेस में बैठे बैठे सोच क्या रहे हैं, हमने कहाँ से जिंदगी शुरुआत की थी और कहाँ पे आके आज पड़े हुए हैं, और क्या क्या हमसे कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। ये सारी समस्याएं हैं, खोई हुई दिशाएं। ये सब नवलेखन के दौर की कहानी में आप मानिए कि आपके खुद के अस्तित्ववाद की कहानी है। इंसान साइकोलॉजिकल इस समय आप कह सकते हैं ना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब ऐसी चीजें होती है। और ये बड़े बड़े समाजशास्त्री भी कह गए हैं कि जो बड़े शहरों के व्यक्ति है, इस भीड़ भरे माहौल में वो अकेले कहाँ हैं। वो कहानी इस भाव में यानी इस कहानी के रूप में अगर देखा जाए, उन भावों को बहुत अच्छे से उकेरा गया है कि जो इस तरीके से मतलब बहुत बड़े आपके सपने हो और आप बहुत अच्छी जॉब पा गए हैं, सारी चीजें हो गई हो, लेकिन जब आप ऐसी स्थितियों में पड़ेंगे, जब चारों तरफ आपको सिर्फ क्या लगेगा, वीरान, बिल्कुल जंगल ही लगेगा, कोई आपको अपना पहचानने वाला नहीं होगा। आपके पास सब होगा, भौतिक रूप से आपको संसाधन में कभी भी कमी नहीं होगी, पर भौतिक संसाधन के बाद भी मन के स्तर पे जो संतुष्टि नहीं है, ये मन के स्तर पे कोई ना आपको पहचानने वाला कोई नहीं है, अपनत्व का एहसास दिलाने वाला नहीं है, तब तो फिर यही स्थिति होगी कि अंततः आप यही कहोगे कि बड़े शहर में जो इतना बड़ा अकेलापन है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस परिचय का एक मांग चाहिए, हमारा कोई अपना चाहिए। जैसे ही ये खड़े खड़े इलाहाबाद के बारे में सोच रहा था कि गंगा किनारे जब भी जाता था, कम से कम कोई ना कोई व्यक्ति मुझे पहचान लेता था। तो नवलेखन के दौर की कहानियों का यही सब है, कहने का मतलब एक तरीका है। और ये कहानियां आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं, क्योंकि पहले नहीं था। जब आप गांव में आपके घर में 10 लोग हों तब ये संकट नहीं था, पर नवलेखन के दौर में अगर ये सब कहानियां कमलेश्वर वगैरह के द्वारा लिखी जा रही है, तो ये सबसे बड़ा संकट है इस समय का। और खोई हुई दिशाओं में ये दो चार पात्र जो है, चंदर है, निर्मला है और इंदिरा करके हैं और आनंद करके, इन सभी के माध्यम से इसी चीज को बुना गया और बहुत ही प्रासंगिक कहानी है आज के समय के लिए। नवलेखन के दौर में जब भी कोई क्वेश्चन आता है कहानियों से संबंधित, नई कहानी से, बहुत अच्छे से आप चंदर को कोट करके कनॉट प्लेस की हालत, इलाहाबाद की समस्या और भौतिक समस्याएं कैसे होती हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, जिंदगी में पता ही नहीं, अस्तित्ववाद सात्र का आ गया,
या आपका खुद का भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाय द वे कहानी का ये सीरीज चलता रहेगा और नेक्स्ट कहानी लेंगे कोई भी 20 कहानी है तो क्रमशः चलेगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट कहानियां है जैसे ये हो गया बादलों के घेरे हो गए, इन कहानियों को आप कोशिश करिएगा कि पूरा सुनिएगा। जो गौड़ कहानियां नहीं भी सुनेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कहानी चलता रहेगा। आप लोग बाय द वे सपोर्ट करते रहिएगा तो अच्छे से सेशन ये चलता रहेगा। और धन्यवाद।